नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमने प्लान किया था कि हम मंडे टू फ्राइडे जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उनको डिस्कस करेंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सीधा जो पहली न्यूज है वो हमारी न्यूज हमने ली है सूजस मैगजीन से, जो कि सीधी मैगजीन के फ्रंट पेज पे ही पब्लिश हो रखी थी। ठीक है, हाल ही में आपको पता है 12 जनवरी को हमारे सीएम ने युवा नीति 2026 की घोषणा की थी। देखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से तो ऐसा सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में सीधा सवाल पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि युवा नीति 2026 के बारे में बताइए। तो उसी हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस नीति से जुड़े हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है, शिक्षा और कौशल के विकास से युवाओं को नए क्षेत्रों में अवसर देना, यानी कि कौशल लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा और उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो नए फील्ड है उनमें रोजगार युवाओं को अवेलेबल करवाया जाएगा। ये इसका पहला जो प्रमुख योजना का उद्देश्य है वो। दूसरा है स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी। देखिए, स्थानीय शासन कैसे है? स्थानीय शासन का मतलब है हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, शहरी लोकल बॉडी और दूसरी ग्रामीण हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो यहाँ कहना यह है कि हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें युवाओं को भागीदारी बढ़ाई जाएगी, यानी युवाओं को राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेंट्री भागीदार बनाया जाएगा। दूसरा है निर्णय प्रक्रिया में। देखिए, निर्णय प्रक्रिया में सरकार कैसे बना सकती है? जैसे अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी बजट आना है, ठीक है, तो बजट पे सरकार युवाओं से सजेशन मांग रही है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बजट में। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, युवाओं की भागीदारी होगी। फिर उसके बाद खेलों का विस्तार, यानी जो हमारे खेल है उनका विस्तार किया जाएगा ताकि युवा खेलों में भी आगे बढ़े। जो हमारे यहाँ लैंगिक हिंसा होती है उसकी रोकथाम की जाएगी और युवा जो कलाकार है उनका भी संवर्धन और समर्थन सरकार के द्वारा युवा नीति 2026 के तहत किया जाएगा। उसके बाद हमारी जो एजुकेशन है इसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा, यानी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्रदान की जाएगी। हमारे जो हेल्थ सर्विसेज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सरकार का युवा नीति 2026 के माध्यम से उद्देश्य है। प्रारंभिक परीक्षा या वनडे एग्जाम में तो उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके मेंस, स्पेशली RAS मेंस जो 2026 का होगा उसमें ये नीति पूछी जा सकती है। आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली उसी दिन 12 जनवरी को ही ये दूसरी योजना के बारे में सीएम ने घोषणा की थी कि छोटे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। देखिए, योजना के अंतर्गत ही इसका उद्देश्य छिपा हुआ है, यानी युवाओं को स्वरोजगार, सिर्फ रोजगार नहीं, अपना खुद का रोजगार 2026 ये योजना थी। इसमें क्या किया जाएगा, छोटे जो उद्योग है, जो सेवा आधारित स्टार्टअप है या व्यापार की जो सुविधा है, इसको सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। प्रावधान क्या है? परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी लोन भी दिया जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। और यह इंटरेस्ट अगर मान लो बैंक लेते भी हैं तो उसको सरकार देगी, यानी युवाओं पे इंटरेस्ट का कोई भार नहीं होगा। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का जो लोन है वो सरकार देगी। दूसरा इसका प्रावधान है कि 8वीं से 12वीं पास, यानी जो कम एजुकेशन वाले युवा है उनको सेवा और व्यापार सेक्टर में तो 3.5 लाख रुपए का और विनिर्माण सेक्टर में 7.5 लाख रुपए का लोन देगी। देखिए, इसमें ऋण है, ब्याज का जिक्र नहीं है, यानी इसमें ब्याज लगेगा। लेकिन 8वीं और 12वीं पास वालों को सेवा और व्यापार में, यानी अगर सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई शुरू करते हैं या व्यापार में, तो 3.5 लाख रुपए का लोन। और विनिर्माण सेक्टर, विनिर्माण का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कुछ सामान निर्मित किया जा रहा हो, यानी प्रोडक्शन रिलेटेड कोई काम हो। इससे क्या होता है, इकोनॉमी को एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है। इस हिसाब से इसमें जो ऋण की सीमा है वो ज़्यादा है, 7.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन पढ़े हुए युवा, यानी स्नातक किए हुए, ITI किए हुए या अधिक योग्यता वाले जो युवा है, उनको सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख और विनिर्माण के लिए 10 लाख। यहाँ पे ये सीमा और ज़्यादा है, तो इसको आप प्रॉपर याद कर लेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधा स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है और सीधा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसी दिन रोजगार नीति 2026 भी जारी की गई थी। हम रोजगार नीति के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। पहला जो रोजगार नीति में जो पहली बात की है कि मार्च 2029 तक सरकार 15 लाख रोजगार के अवसर निर्मित करेगी युवाओं के लिए, यानी मार्च 2029 तक कितने रोजगार? 15 लाख। दूसरा, AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमने बात करी थी पुराने एक वीडियो में कि किस तरह जो रोजगार प्लेटफॉर्म, कार्यालय प्लेटफॉर्म है उसको और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोनों को एकीकृत करके एक AI आधारित
डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। यानी इस प्लेटफॉर्म पे रोजगार से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं, रोजगार से जुड़े हुए जितने भी सरकार के इनिशिएटिव है, उनके बारे में यहाँ सीधी जानकारी भी मिलेगी और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे। दूसरा, छोटे उद्योग शुरू करने पर ब्याज मुक्त ऋण। ये वही युवा नीति में जो 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक जो ऋण की बात की है, वही बात यहाँ पे की जा रही है कि छोटे उद्योग शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। दूसरा, हमने उस टाइम भी बात करी थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता हेतु ई-जॉब फेयर भी आयोजित किया जाएगा और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी भी युवाओं को प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगली एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बात करी थी उस दिन, सारे जीआई टैग हमने पढ़े थे। यहाँ बात हो रही है कि स्पेसिफिक उस्ता कला के बारे में। दोस्तों, ये बीकानेर की कला है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। होता क्या है इसमें, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है, यानी 24 कैरेट गोल्ड से कुछ ऊंट की खाल पे नक्काशी की जाती है। तो यह है, अभी न्यूज में क्यों है, हमारी देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, परेड जो होती है हमारी दिल्ली में, वहां एक झांकी निकलती है। मतलब जो सैनिक दस्ते हैं उनके साथ में अलग अलग राज्यों की झांकियां भी निकलती है। तो पिछली बार तो राजस्थान का पार्टिसिपेशन इस झांकी में हुआ नहीं था, नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार झांकी स्वीकार की गई है और वो झांकी में स्पेसिफिक उस्ता कला है, उसकी झांकी है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए उस हिसाब से हो जाता है। देखिए, हम पढ़ लेते हैं, ऊंट के शरीर पर सोने की नक्काशी की जाती है, 24 कैरेट सोने की पट्टी और प्राकृतिक रंगों का मुनवती यानी स्वर्ण अक्षर उभार कार्य किया जाता है, स्वर्ण उभार कार्य इसमें किया जाता है। जीआई टैग भी इसको प्राप्त है, हमने बात करी थी। इस कला की शुरुआत जो है मुगल काल में ईरान से होती है और हमारे यहाँ पे जो श्रेय जाता है बीकानेर में वो राजा राय सिंह को जाता है। इन्होंने उस्ता कलाकारों को बीकानेर में उस समय संरक्षण दिया था और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है रावणत्ता, और ये उस झांकी में भी सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है रावणत्ता। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि नासा का है, आर्टेमिस 2। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस 2 क्या है। ये हमारे इंटरनेशनल जो करंट है उसमें भी कवर होता है और हमारा साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है उसमें भी कवर होता है। आर्टेमिस 2 क्या है दोस्तों, ये है नासा का एक मिशन है। ठीक है। नासा आपको पता है यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की इसरो है, उसी तरह ये यूएसए की है और ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावी मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये लॉन्च कब होगा, 2026 में इसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं और 1972 के बाद ये पहला मानव मिशन है जो चांद की परिक्रमा करेगा। यानी लास्ट जो चांद की परिक्रमा मानव मिशन गया था, मानव मिशन का मतलब होता है ऐसा मिशन जिसमें मानव साथ में गया हो, तो ये 1972 के बाद में पहला मानव मिशन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे दोस्तों, उसमें से एक जो है वो कनाडाई यात्री होगा। ठीक है। अगला हमारा, हमने थोड़ी सी बात करी थी कल या परसों वाले वीडियो में कि एक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स लॉन्च किया है। मैंने उस दिन तो थोड़ा सा बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आज उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो इसमें यह है कि ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया और इंडिया में ही तैयार किया गया। तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा यहाँ का इंडिया का ये इंडेक्स है। तो आपने पढ़ लिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन हमारा जो है उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। ये वर्ल्ड वाइड काम करता है, नॉट फॉर इंडिया, बट इंडिया में ही इस पर काम हुआ है। दूसरा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसको लॉन्च किया गया है। भारत की जो रैंक है वो 16 है, हमने उस दिन भी बात करी थी, और चीन और अमेरिका टॉप 50 में भी नहीं है। ठीक है। और सिंगापुर इसमें नंबर 1 है। ठीक है। याद क्या रखेंगे, किसके द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया की रैंक है 16, सिंगापुर सबसे अव्वल है और चीन और अमेरिका टॉप 50 में भी नहीं है। देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक जिम्मेदारी, ये 3 पैरामीटर पे दुनिया के जो देश है उनको इस पे आंका जाता है। तो आप देखेंगे नैतिक शासन, अब किस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो एबडक्ट किया वहाँ के राष्ट्रपति को, तो नैतिक शासन तो नहीं माना जा सकता। और इसी वजह से, और चीन को आपको पता ही हो किस तरह की आक्रामक नीतियाँ वियतनाम, ताइवान और इंडिया के लिए रखता है। तो उस हिसाब से इन देशों की रैंकिंग पीछे है और इंडिया की इसमें अच्छी रैंकिंग है और पहले नंबर पे इसमें सिंगापुर है। ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल ये ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे नहीं, तो ये हमने आज एक ही आर्टिकल ऐड किया है। देखो, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं तो बहुत ज़्यादा सरकारें आनंद फानंद में इस तरह की घोषणाएं करने लगती है कि हम आपको ये फ़ायदा देंगे, वो फ़ायदा देंगे। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ तक आ गई है वो इलेक्शन जीतने के लिए कि वो कैश अमाउंट देने की भी बात करती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम इतना पैसा युवाओं को या वृद्ध लोगों को इस तरह से देंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के हिसाब से भी और वैसे भी कि हमारे यहाँ निडी समुदाय है, उनको उनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन इस तरह की घोषणाएं कहीं ना कहीं राज्य की जो आर्थिक दशा है उसको और ज़्यादा गर्त में ले जाती है।
तो हाल ही में डेवलपमेंट, पहले एक्चुअली तमिलनाडु जैसे स्टेट में ये फिनोमिना हुआ करता था जहाँ पे सीधे लोगों को सामान दिया जाता था या फिर पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में एक तरह का फिनोमिना बन गया है। हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका एक्सेप्ट करी है इस बारे में कि लोक लुभावन घोषणाओं के ऊपर ये नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर किसी ने जनहित याचिका डाली, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, हम इस पर सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कुछ डायरेक्शन चुनाव आयोग को दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस पर कोई विशेष डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जनहित याचिका डाली है, देश पर एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा इस तरह की घोषणाएं की जाती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ कि ठीक है, हम इसको देखेंगे। दूसरा, इसमें बात करी, राजनीतिक दल चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए जन कल्याण के नाम पे तरह तरह की रियायती घोषणाएं और सुविधाएं देने की बात करने लगते हैं, और कई दल तो सीधे धन देने की घोषणा करते हैं, और ये वाकई में चुनाव जीतने में सहायक भी बनने लगी है। और इस हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर तो हमारी डेमोक्रेसी की वैल्यू या डेमोक्रेसी, जिस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो कहाँ रहेगी। और एक समय में काम तमिलनाडु में होता था, और एक समय भाजपा जो है वो भी बात इसके अगेंस्ट में बात करती थी कि इस तरह की रेवड़ियाँ नहीं बांटी जानी चाहिए, स्पेशली दिल्ली जो सरकार थी उसके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अब भाजपा भी इस तरह की घोषणाएं करने लगी, तो इसलिए ये एक चिंतनीय विषय हो जाता है। और कुछ देशों विशेष प्रयत्न इसमें करने होंगे। आर्थिक नियमों की इसमें जो जन कल्याण के नाम पे अनदेखी होती है वो ठीक नहीं है। आर्टिकल पे इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसमें एक और सजेशन देते हैं राइटर कि सबसे पहले तो इसको परिभाषित किया जाना चाहिए कि लोक लुभावन घोषणाएं होती क्या है एक्चुअल में, कि वास्तविक जन कल्याण क्या है और सरकार को उसको कैसे करना चाहिए। दूसरा, जन कल्याण के नाम पर ऐसी योजनाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के विपरीत है, और सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह की घोषणाएं और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच में एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपको इनसे फायदा भी हो, और ये फायदा एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में हो आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।